हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको वर्णमाला के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो ये चैनल है, मैं इसमें सामान्य हिंदी से संबंधित टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको। और मेरा ये जो वीडियो है, जो कंटेंट है, वो ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट को लेकर, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बना है, बल्कि ये सभी एग्जाम जहां पर एकेडमिक है या कॉम्पिटेटिव है, जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो जितने भी मार्क्स की हो, जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन है वो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो, चाहे वो किसी भी सेक्शन हो, चाहे वो पुलिस में, जो जैसे पुलिस एसआई होता है, यूपी कांस्टेबल का होता है, यूपीएसआई होता है, एमपीएसआई होता है, किसी भी स्टेट का पुलिस से रिलेटेड जो भी होते हैं एग्जाम, उसमें हिंदी पूछी जाती है। यहाँ तक कि यूपीएससी जो पीसीएस वगैरह है, यहाँ पर भी हिंदी के कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे सी सेट हो। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो सामान्य हिंदी है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर से जरूर आती है, कहीं 10 मार्क्स के, कहीं 20 मार्क्स के। ठीक है, जैसे आप यूपी में ही देख लीजिए, यूपी जो पेट का एग्जाम होता है वहां पर भी आती है। जैसे कुछ मार्क्स की हिंदी आती है वहां पर भी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा ये यूपी टेट है, यहाँ पर 30 मार्क्स की हिंदी है। सी टेट है, यहाँ पर भी हिंदी है। इसके अलावा जो हम टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं, और वो सब में हिंदी आती है, चाहे वो 20 मार्क्स हो या 30 मार्क्स। ये मैटर डिफर करता है कि हम किस बोर्ड पे या किस पोस्ट के अकॉर्डिंग हम एग्जाम दे रहे हैं। जैसे हम पीआरटी सेक्शन में जाते हैं तो वहां पर हिंदी कम मार्क्स की आती है, यूपी वगैरह में। इसके अलावा आती है, पर इतना एग्जैक्ट मार्क्स में नहीं बता पाऊंगी भी यूपी में कितनी आती है, बट ये हिंदी तो हर जगह पूछी जा रही है। चाहे आप तो पेट का एग्जाम ले लीजिए, यूपी टेट का एग्जाम ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए, सी टेट ले लीजिए, कहीं भी लीजिए, आपको हिंदी जरूर पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। और बच्चे इधर उधर भागते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। तो आपको मेरे चैनल पर सारी जानकारी मिल जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी हिंदी पूछा जाता है, आप मेरे इस कंटेंट से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं कौन सी बुक पढूं या क्या करूं, कुछ नहीं। आप इस मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और आपके सारे मार्क्स, मैं आपको एग्जैक्ट कह सकती हूँ कि अगर 100 मार्क्स की हिंदी कहीं आ रही है तो आप 95+ हिंदी मेरे अकॉर्डिंग करके आओगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, जैसे कि जो हमारा ये टीचिंग एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे पीआरटी सेक्शन है, DSSB में जैसे पीआरटी है, वहां पर 20 मार्क्स की हिंदी आती है। इसके अलावा जब हम टीजीटी में जाते हैं तो टीजीटी में 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें 100 मार्क्स होते हैं कॉमन सब्जेक्ट से और 100 मार्क्स होता है हमारे सब्जेक्ट कंसर्न। तो जब अगर हम हिंदी टीजीटी देते हैं तो वहां पर हमारे 200 में से 120 क्वेश्चन तो हिंदी हिंदी से पुटअप होते हैं। इसके अलावा अगर हम पीजीटी हिंदी की बात करें DSSB के, तो वहां पर 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से आपको 220 मार्क्स का तो हिंदी ही देखना पड़ता है। हिंदी के ही क्वेश्चन होते हैं अगर आप पीजीटी हिंदी दे रहे हैं, टीजीटी हिंदी दे रहे हैं। ठीक है, तो पीजीटी हिंदी में 300 में से आपको 220 मार्क्स जो है वो हिंदी के देने होते हैं। उसके बाद जो 300 में से 80 मार्क्स बचते हैं, उसमें इंग्लिश, 20 मार्क्स की इंग्लिश आ जाती है, और 20 मार्क्स की रीजनिंग, 20 मार्क्स की मैथ्स, और 20 मार्क्स के करंट अफेयर या जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से अब आप केवीएस में देख लीजिए, वहां पर भी हिंदी आती है, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, मतलब चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी हिंदी तो उसमें तो मस्ट है ही, वो तो सब्जेक्ट कंसर्न है। इसके अलावा भी आप अगर वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम देते हैं, प्रिंसिपल का एग्जाम देते हैं, तो हिंदी तो आती है। आप ऐसा कौन सा एग्जाम देख लेंगे जिसमें हिंदी नहीं आती है? तो आपको हिंदी तो पढ़ना ही है। और यहाँ तक कि मैं ये भी देखती हूँ कि यूपीएससी में जो यूपी ट्रिपल एससी है, यहाँ सब भी हिंदी पूछी जा रही है। कहाँ पर हिंदी नहीं पूछी? तो हिंदी तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और हिंदी को हम बर्डन समझ के ना पढ़ के, हम इसको एक एंजॉय करते हुए पढ़ सकते हैं, इसको खुशी खुशी पढ़ सकते हैं। और इतना अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। अगर हिंदी मातृभाषा है
तो हमें सबसे ज्यादा सहजता हिंदी बोलने में, हिंदी लिखने में और हिंदी को जानने में होती है। तो हम क्यों डरते हैं कि हिंदी कहाँ से पढ़ें, क्या करें क्या नहीं, हम क्यों अनभिज्ञ हैं हिंदी से। तो अगर आप सामान्य हिंदी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आपकी नॉलेज इनहेंस हो जाएगी। तो आप बिल्कुल डरिए नहीं और अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैं अपने इस चैनल पर किसी पर्टिकुलर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर नहीं आई हूँ। ऑल ओवर जितने भी कॉम्पिटेटिव एकेडमिक कहीं भी एंट्रेंस वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं, जहां भी हिंदी पूछी जाती है, आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज मैं सामान्य हिंदी को आपको एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगी। स्टार्टिंग से मतलब है बताने का, जैसे मैं कह सकती हूँ कि हम जब हिंदी पढ़ने चलते हैं तो हमें लगता है कि हम हिंदी कहाँ से शुरू करें, हिंदी को कहाँ से शुरू करें कि हम उसको उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। हिंदी को हम डीप में समझना चाहते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन समझते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी हमें हमें ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों है। तो लोग परेशान होते हैं कि हम कैसे जानकारी निकालें इसकी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारे हिंदी के प्राचीन गुरु लोग थे जिन्होंने हिंदी को रचा है, उनको समझा है, उनके बारे में अच्छी जानकारी हमें दी है, तो उन्होंने सारे डाउट क्लियर किए हैं। उनकी जो बुक्स हैं, जैसे पंडित कामता प्रसाद जी हैं, उनको मैं अपना आइडियल मानती हूँ। तो उन्होंने हर डाउट को क्लियर किया, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को, यहाँ तक कि वर्णमाला जैसे है हमारी, वर्णमाला को उन्होंने कैसे सजाया, वर्णमाला क्यों ऐसी है, कहाँ से शुरू है और कहाँ तक है और क्यों, कैसे है, इस सब की संपूर्ण जानकारी देते हैं। इसके अलावा जैसे हरदेव बहारी जी है, उनकी बुक्स को आप पढ़ते हैं तो काफी हेल्प मिलती है हिंदी के बारे में। लेकिन हाँ, वहीं पर कुछ चीजें हैं जो हमें गलत पढ़ाई जा रही है, जिसे हम पढ़े ही चले जा रहे हैं, पढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो उसमें सब में भी सुधार की जरूरत है। तो सुधार कहाँ से आए, जब हम ऑथेंटिक और अच्छा मटेरियल पढ़ेंगे तभी तो हम जानेंगे कि कहाँ पर गलत पढ़ाया जा रहा है और कहाँ पर सही पढ़ाया जा रहा है। ऑथेंटिसिटी की कहीं कहीं कमी हो जाती है, जिससे हम गलत जो हमें हमसे पीछे से पढ़ने को मिला वही हम पढ़ते चले जा रहे हैं। उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि ये क्यों है ऐसा। अगर आपको लगता है कि हमारी हिंदी में कुछ कमियां हैं तो क्यों है, उसकी कमी को हम दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ें, तो आप पंडित कामता प्रसाद जी को पढ़िए, पंडित हरदेव बहारी जी को पढ़िए। तो ऐसे लोगों को पढ़ने से आपको लगेगा कि हाँ, जो हमारे डाउट है तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको हम पढ़ते नहीं हैं और हम परेशान रहते हैं। कभी ये बुक पढ़ते हैं, कंपटीशन की उठा लेते हैं। अगर हम कभी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसकी बुक उठा लिए कि चलो हम बुक्स मार्केट से परचेज करके लाते हैं और यूपीएसआई का यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कल को हम अगर टीचर की तैयारी करने शुरू करते हैं तो वहाँ पे यूपी टेट के लिए अलग से बुक लेके आते हैं, सी टेट के लिए अलग से बुक लेके आ रहे हैं, केवीएस की तैयारी के लिए अलग बुक उठा ला रहे हैं। तो जितने प्रकाशन हैं, जितने बोर्ड हैं, हम सब सोचते हैं कि अलग अलग मैटर, अलग अलग टॉपिक उन्होंने दे रखा है, जबकि लगभग लगभग 99% उनके जो सिलेबस होते हैं वो मैच करते हैं। हाँ, सब्जेक्ट कंसर्न की बात अलग, वो थोड़ा डीप स्टडी में चलाते हैं, लेकिन जो जनरल हिंदी है उसके लिए तो आपको अगर ऑथेंटिसिटी के साथ नॉलेज मिल गई है तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको पूरी जानकारी है, आपको कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको हिंदी को शुरू से पढ़ाऊंगी। अगर आप शुरू से जानते हो, किसी चीज को आप जड़ से लेकर चलते हो, अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेकर चलूं आपको हिंदी के बारे में, तो जैसे सामान्य हिंदी हमारी है, अगर हम इसको जड़ से समझने का प्रयास करें, जैसे एक पौधा है, ठीक है, अगर उस पौधे को हम जड़ से समझते हैं तो जड़ जहां से प्रारंभ होती है, ठीक है, जड़ जहां से प्रारंभ होती है वहां से हम देखते हैं कि उसको जब पौधा छोटा है तो उसको हम उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, वो पौधा हमारा बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक देने लग जाए तो वो पौधा हमारा सड़ जाएगा, और खाद की जगह हम उसको कुछ भी न्यूट्रिशियस वैल्यू ना दें तो पौधा कैसे स्टे कर जाए करेगा।
इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप जो भी पढ़िए, अच्छा पढ़िए। जैसे पौधे के विकास के लिए जल की आवश्यकता है, वैसे ही हमारी हिंदी को समझने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें एक ऑथेंटिक नॉलेज की जरूरत है। हिंदी अगर आपको नहीं समझ में आती तो बहुत कठिन है, लेकिन आप अगर समझने का प्रयास करते हैं तो हिंदी बहुत आसान है। ठीक है। तो अगर हम हिंदी को शुरू से, अगर किसी चीज को हम जड़ से फॉलो करेंगे तो ऊपर आने पर जो उसकी पत्तियां हैं, उसके स्टेम हैं, उनको जो तना है, उसको सबके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होगा। ये क्या है, कैसे है, क्यों इतना बड़ा हुआ, तो उस पौधे के बारे में हमें सटीक जानकारी रहेगी। उसी तरह हमारी हिंदी है, अगर हम हिंदी को जड़ से, यानी कि उसकी स्टार्टिंग जो हमारे आदिकाल से शुरू हुई है, हमारे जो पूर्वज रहे या जिन्हें हम आदि मानव कह सकते हैं, उन्होंने हिंदी को कहाँ से शुरू किया, कहाँ से सीखा, कैसे हिंदी का हमारा विकास हुआ, इसको अगर हम देखते हैं तो हमारी हिंदी की काफी कुछ नॉलेज एनहेंस होती है। और अगर आपने उसे जड़ से ही समझा है तो आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो हिंदी समझने के लिए। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हिंदी को शुरू से समझाऊंगी कि हिंदी है। देखिए, जैसे हम सामान्य हिंदी को अगर समझते हैं तो हमें हमारी लाइफ काफी आसान हो जाती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर हो या कि एकेडमिक हो। ठीक है। तो उसके लिए हमें ये जानना होता है कि वर्णमाला, सबसे पहले हमें पता होता है कि हमें वर्णमाला पढ़नी है। अक्सर हम उठा के वर्णमाला पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। वर्णमाला क्या है? अक्सर लोगों के मन में यही धारणा है कि आ से ज्ञा तक पढ़ लो तो यही तो है वर्णमाला हमारी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि वर्णमाला आ से ज्ञा तक ही नहीं है, इसको एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया। आ से ज्ञा तक ही क्यों है, ज्ञा से आ तक क्यों नहीं है? तो इसलिए सबकी व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। हमारे गुरुओं ने, प्राचीन गुरुओं ने इसको व्यवस्थित क्रम में रखा है। इसलिए और ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो हमारे गुरु वगैरह हुए, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले जैसे आदि मानव थे, वो हमारे एक दूसरे की भाषा को कैसे समझते थे? तो पहले तो वो संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों को समझाते थे, बताते थे कि संकेतों के माध्यम से। तो कुछ दिनों उन्हें लगा कि नहीं, हम कुछ बोल भी तो सकते हैं। तो बोलने में उन्होंने बोलना जब शुरू किया तो उन्हें लगा कि हाँ, जैसे हम संकेतों के माध्यम से समझाते थे या समझते थे चीजों को, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करते थे, थोड़ा टाइम लगता था या थोड़ा सा उन्हें नयापन महसूस हुआ कि हाँ, हम बोल के करते, तो वो थोड़ा ज्यादा उनको अच्छा लगा कि इजी है कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से। तो ठीक है, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि जैसे हम एक दूसरे को अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं, वैसे ही तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस चीज को जो हम एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, जो हम एक दूसरे को बता रहे हैं बातें, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता चले। तो आने वाली पीढ़ी को कुछ तो हम बता देते थे, कुछ चीजें नहीं बता पाते थे, तो ये लगा कि नहीं, इसे हम थोड़ा सा लिखते हैं। तो लिखेंगे कैसे? लिखने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम मौखिक रूप से चीजों को रखते हैं तो कुछ समय में भूल जाती हैं, और एक दूसरे से बातें अगर दूसरे तक पहुंचती तो उसमें अंतर भी तो आ जाता है। कुछ चीजें शायद कठिन हो जाती हैं या कुछ चीजें उसमें और जुड़ जाती हैं। अगर एक बात 4 लोगों से बुलवाई जाए तो सेम लाइन तो कोई रिपीट नहीं करेगा ना कुछ तो उसमें वो अपनी तरफ से ऐड करता जाएगा। तो इसी तरह की बात मैं यही कहना चाह रही हूँ। उन्होंने फिर सोचा कि नहीं, हम लिखते हैं। तो लिखने का माध्यम उन्हें ये लगा कि ये काफी समय तक हमारी समाज में उपस्थित रहेगा, हमारी जानकारियां हैं, जो हमारा ज्ञान है, वो सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिखने की पद्धति बनाई शुरू। तो लिखना कैसे उन्होंने शुरू किया? देखिए, लिखना कैसे शुरू किया। जैसे उन्होंने कुछ लिखा, जैसे उन्होंने ये लिखा, तो उन्होंने लिखा कि ये लिखा तो हमने, लेकिन बाकी लोगों को हम कैसे समझाएंगे कि ये क्या है, और वो कैसे पढ़ेगा, वो हमारी बात कैसे समझेगा? तो उन्होंने इस जो ये लिखा है, इसको उन्होंने बोला कि ये एक ध्वनि है। जैसे हम कुछ बोलेंगे, किसी को बुलाएंगे तो कुछ तो कहेंगे, तो जो वो ध्वनि निकली, उसी को उन्होंने कहा कि इस ध्वनि को ही हम किसी उसमें बदल देते हैं, चिन्हों में बदल देते हैं। जो हम बोल रहे हैं इसको किसी चिन्ह के माध्यम से ही तो प्रदर्शित करेंगे। जैसे हम त्रिभुज कहते हैं,
त्रिभुज कैसे, अब हमें पता है कि त्रिभुज ऐसे होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो हमने ये शेप बनाया, इसको इसको ही त्रिभुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं। देखिए 1 2 3, 3 भुजाएं, इसलिए इसको त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज जैसे ही हम बोलेंगे या त्रिभुज के बारे में किसी को बताएंगे कुछ, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये त्रिभुज है। उसी तरह जब उन्होंने किसी अपने ज्ञान को लिपिबद्ध, मतलब ज्ञान को लिखना चाहा, तो उन्होंने एक अपनी जो ध्वनि थी, जो बोलना था, उसको लिखने के प्रयास में एक चिन्ह का प्रयोग किया। तो जो हमारी ध्वनि थी, वो जो चिन्ह है, ये जैसे आ है, इसको हम आ बोलते हैं। अब इसको हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इसको हम अ ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, चाहे हम कहीं भी हो, क्योंकि ये एक ध्वनि है जिसको हमने इस चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो ये चिन्ह क्या है, आ है, ये चिन्ह है, ठीक है। अब इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, लिपि कह देते हैं, जो चिन्ह को लिखने का ढंग है, ठीक है। इसको जिस तरह से हमने ये आ को हमने जैसे लिखा है, ये क्या है, इस चिन्ह को लिखने की जो शैली है, जो लिखने का ढंग है, उसे हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे, ठीक है। जैसे अब ये तो हमने लिपि कह समझ ली कि हमने लिख लिया, इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसे हम बोलेंगे वर्ण, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक वर्ण है, छोटा आ, इसे हम छोटा आ बोलते हैं या ह्रस्व आ बोलेंगे। तो इसी ये क्या है, वर्ण है। अब इसी वर्ण को जो हमने लिखा है इस रूप में, यही क्या है, इसी वर्ण को हम क्या बोल सकते हैं, इसी वर्ण को हम ध्वनि भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इस तरह से हमने वर्ण बना लिया, इसी ध्वनि को हमने वर्ण में परिवर्तित कर लिया, ठीक है। तो हमने जो वर्ण बनाया है, ठीक है। अब ये आप कहीं भी जाइए, चाहे इंडिया में हो, भारत में हो, या किसी भी कंट्री में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, आपको ये आ ही साउंड करेगा, और लिखोगे तो ये वर्ण क्या कहलाएगा, आ कहलाएगा, ठीक है। बोलोगे तब भी ये आ है, और सुनोगे या लिखोगे तब भी ये आ है। तो इस वर्ण, इस ध्वनि को हमने आ वर्ण के रूप में पहचाना या लोगों को पहचान दी। इस तरह से जब आप आ समझ गए, तो इसी तरह से दीर्घ आ आया, ठीक है। उसके बाद के जो भी वर्ण है सारे आते हैं, फिर क ख ग घ आया, जैसे ये सारे आ से जो ज्ञातक हैं, ये वर्ण जितने भी हैं, ये जो आए हैं, इन्हें हम, हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने क्या किया, एक क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने इस वर्णमाला को तैयार किया। यानी कि जो हमारे वर्ण है आ से ज्ञातक के, इनको इन्होंने एक व्यवस्थित क्रम में रखा, इनको इन्होंने एक व्यवस्थित क्रम में रखा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आ से ज्ञातक, यानी कि जो आ से ज्ञातक व्यवस्थित रूप प्रदान किया हमारे पूर्वजों ने, वही क्या है, हमारी वर्णमाला है। यानी कि ये आ से ज्ञातक का जो व्यवस्थित रूप है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मैंने भी बताया आपको कि वर्ण है, जो वर्ण, उन सारे वर्णों का क्रमबद्ध, देखिए ये क्रमबद्ध बोलना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्रम नहीं रहेगा तो हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप जो होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप जो है वो क्या कहलाएगी, हमारी वर्णमाला कहलाएगी। तो देखिए इसमें मैं आपको और बता दूं कि वर्णमाला के रूप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लोग कुछ समझते हैं कि नहीं नहीं वर्णमाला कैसे समझेंगे। आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, ये मैं सोच सकती हूँ कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी बता रही है, बहुत टाइम टेकिंग है, बट आप एक बार मेरी इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपको जीवन भर वर्णमाला को ना रटना पड़ेगा और ना समझना पड़ेगा, बस, ठीक है। तो देखिए जो वर्ण है हमारे, ये मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, वर्णमाला। देखिए अभी आप समझिए, लिखने वाला कंटेंट मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी,
तो आपको काफी आसानी हो जाएगी समझने में। अभी आप सिर्फ समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इतनी सारी रूढ़ियां आ गई हैं, इतने सारे गलत कंटेंट आ गए हैं हमारे समाज में, हमारे लोगों में, कि वो हिंदी गलत लिखने भी लगे हैं, हिंदी गलत पढ़ाने भी लगे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप इसका प्रयास कीजिए। मेरा ये एक ईमानदारी पूर्ण प्रयास है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं हिंदी के बारे में। हिंदी वर्णमाला क्या होती है, हिंदी को समझने के लिए आपको पहले उसके रूट में जाना पड़ेगा। रूट क्या है? रूट है वर्णमाला। वर्णमाला आई कहाँ से, उसका भी मैंने आपको बता दिया। कहाँ से वर्ण, क्यों आवश्यकता पड़ी वर्णमाला की, कहाँ से वर्णमाला का निर्माण हुआ। आशा करती हूँ आपको काफी कुछ समझ में आ चुका होगा। ठीक है। पहले जो हमने बोलने के लिए ध्वनि का प्रयोग किया, ध्वनि को हमने जब लिखित रूप दिया तो वो वर्ण आया। उसी वर्ण को हम क्रमबद्ध रूप से जब व्यवस्थित रूप प्रदान किए, क्रमबद्ध पूर्ण व्यवस्थित रूप प्रदान किए, तो वो हमारे क्या कहलाई? वर्णमाला कहलाई। अब वर्णमाला अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपको हिंदी, जो जनरल हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी के पेपर है, जो क्वेश्चन आते हैं, वो ये समझ लीजिए कि काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आप थोड़ा बोर नहीं होइएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा आपके लिए, बट ये पूरी लाइफ के लिए आपके है। आपको दोबारा कभी वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब ये जो वर्णमाला शब्द है, इस वर्णमाला शब्द से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला क्या है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज, अब जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है वर्णमाला से रिलेटेड, क्या होता है कि ये बताइए कि वर्ण क्या है, ध्वनियां क्या है, और अक्षर किनको कहते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और वो जो हलंत वाले होते हैं वो क्या है फिर, और स्वर का क्या रूप होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दुनिया भर के प्रश्न होते हैं जो हमारे माइंड में तुरंत ही भूलने लगते हैं कि अरे ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो सब हम समझने का प्रयास अभी करेंगे और इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। देखिए, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण तो यही है कि आप उनको अक्षर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ध्वनि भी बोल सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारी वर्णमाला में कितने प्रश्न, सॉरी, हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कितने वर्णों का समावेश हमारी वर्णमाला में किया गया है। तो हमारी वर्णमाला में कितने वर्णों का समावेश किया गया है, तो इसमें हम कहते हैं 52। ठीक है। टोटल 52 वर्ण होते हैं हमारी वर्णमाला में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वर्ण है, देखिए एक चीज मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, जो ध्वनि का लिखित रूप है, जो ध्वनि का लिखित रूप है वो क्या है? वर्ण है। ठीक है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। और ध्वनि का मौखिक रूप क्या है? अब देखिए, ध्वनि का मौखिक रूप भी आपको पता होना चाहिए, या वर्ण का मौखिक रूप क्या है। देखिए, दो तरह से एग्जामिनर हमें फंसाता है किसी भी एग्जाम में। सॉरी, वर्ण का मौखिक रूप क्या होता है। ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, दोनों ही आपको भी क्लियर हो जाएगा। देख, अब आपको समझ में आ गया होगा। ध्वनि का जो लिखित रूप, अगर प्रश्न पूछता है कि एग्जाम में कि ध्वनि का लिखित रूप क्या है, तो चार ऑप्शन, जहां तक ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आ रहे हैं सारे एग्जाम्स में, तो आप क्या बोलोगे? चाहे वो सब्जेक्टिव भी, अगर सब्जेक्टिव भी आप लिखते हो कहीं पर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। ठीक है। वर्णों के माध्यम से ही तो हम अपनी ध्वनि को लिखित रूप प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। फिर पूछते हैं कि वर्ण का मौखिक रूप क्या है, तो वर्ण का मौखिक रूप क्या है? वो भी वर्ण है। ठीक है। इस तरह से अब मैं आपको बताती हूँ कि लिपि क्या। इसको आप कर सकते हैं, वर्ण का मौखिक रूप वर्ण कैसे हो गया? नहीं, ये नहीं। देखिए, ये होता है लिपि। लिपि का मौखिक रूप, लिपि मैंने आपको बताया ना, जो ध्वनि चिन्ह है, देखिए इसी वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं।
ठीक है, लिपि चिन्ह भी कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक ही चीज को काफी नामों से पुकारा जाता है और स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जैसे क्या है, लिपि कह दिया, ध्वनि कह दिया, लिपि चिन्ह कह दिया, तो इसी में हो गए कंफ्यूज, या वर्ण कह दिया। ठीक है, इसमें हो गए बच्चे कंफ्यूज। आप क्वेश्चन पूछ लिया, अब देखिए उठा के क्या पूछेगा प्रश्न। ध्वनि का लिखित रूप बताइए क्या होता है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें वर्ण देगा तो वो सही है। फिर पूछेगा लिपि का या ध्वनि का मौखिक रूप क्या होता है। यहाँ पर सॉरी, जो मैंने अभी आपको वर्ण बताया था, वर्ण की जगह आप ध्वनि कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, ध्वनि का मौखिक रूप भी वर्ण हो गया। ठीक है, अब इस तरह से देखिए आप लिखित और मौखिक दोनों रूप क्या हो गए, वर्ण हो गया। फिर पूछता है ध्वनि क्या है, ध्वनि भी वर्ण है। ठीक है, फिर पूछता है लिपि क्या है, लिपि भी वर्ण है। लिपि क्या है, लिखने का ढंग, किसी भी वर्ण को, किसी भी आकृति को जो लिखने का रूप, लिपि क्या होता है। लिपि क्या होता है, देखिए लिपि क्या है, लिपि होता है वर्णों को लिखने का जो ढंग होता है। ठीक है, जो किसी भी भाषा के वर्णों को आप लिखने का ढंग कहेंगे, लिखने की, लिपि क्या है, लिखने का ढंग। ठीक है, या क्या कह सकते हैं, जो हमारी लिखने की शैली है। ठीक है, शैली और ढंग दोनों सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो आप ये देख सकते हैं कि लिपि क्या है, लिखने का ढंग है, और लिखने की शैली को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि लिपि चिन्ह क्या होते हैं। अगला प्रश्न क्या पुटअप होता है, लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह क्या होते हैं। अब देखिए, अगर आप हिंदी है, हिंदी जैसे हमारी भाषा क्या है, हिंदी है। अब इसका जो हमारा जो पीछे का है, जैसे संस्कृत से, आपको सबको पता है कि जो हमारी हिंदी का विकास हुआ है वो हमारी संस्कृत से हुआ है। अगर आपको मैं क्रम समझाना चाहूँ तो क्रम क्या है, पहले हमारी वैदिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत से हम लौकिक संस्कृत में आए, लौकिक संस्कृत से हम जो है वो जो भाषा के और रूप हैं, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, इनसे फिर अपभ्रंश, उसके बाद फिर हमारी सामान्य हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, तो वैसे ही लिपि चिन्हों का भी तो विकास हुआ है। कैसे, अब जो जिन चिन्हों के माध्यम से हम लिपि को लिखते हैं, जैसे अब हिंदी भाषा में हमारी जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि कहाँ, कितने बच्चे परेशान होते हैं कि ये देवनागरी लिपि क्या है भाई, अब देवनागरी को हम कैसे समझें, ये कहाँ से आ गई। देखिए, जो हमारी संस्कृत भाषा थी वो ब्राह्मी लिपि, ठीक है, क्या थी वो, ब्राह्मी लिपि थी। उसी से हमारी जो हिंदी विकसित हुई है, कई रूपों में विकसित होते होते अब हमारी सामान्य हिंदी विकसित हुई है। तो वो क्या थी, वो ब्राह्मी लिपि से क्या हुई, हमारी देवनागरी लिपि हुई। जैसे ये हिंदी है, देवनागरी लिपि है। और वहीं जब हम इंग्लिश में, जैसे अब लिपि चिन्ह मान लीजिए, लिपि चिन्ह में क्या आ गया, आ, ई, इस तरह के जो ये वर्ण आ रहे हैं, ये क्या है, ये वर्ण। लेकिन इन वर्णों को हम जिस शैली में लिखे हैं, जो लिखने का ढंग है, किस तरह से ह्रस्व ई लिखी जाएगी या इस तरह से दीर्घ आ लिखा जाएगा, तो ये क्या है, ये लिखने के जो ढंग है, जो लिखने की शैली है, ये क्या है, लिपि है। लेकिन लिपि चिन्ह है, मतलब इनको हम किसी तरह से तो हम प्रदर्शित करेंगे ना, तो हम इन चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। यानी कि ह्रस्व आ, ये ह्रस्व आ है, ये दीर्घ आ है, ये ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई है। तो इन लिपि चिन्हों के माध्यम से ही हम इन वर्णों को एक नाम देते हैं और लिखते हैं और इनको पहचानते हैं और उच्चारित भी करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं वहां पर थी, कहाँ पर, देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ। अब इसके लिए लिपि का विकास का एक मेरी वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको देखेंगे तो पूरी विस्तृत जानकारी है कि हमारी लिपियों का विकास कहाँ से हुआ। जैसे ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का,
ठीक है, तो देवनागरी लिपि ही हमारी ये जो है हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, अब संस्कृत की भी देवनागरी लिपि मानी जाती है और हिंदी की भी मानी जाती है, या आप संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी बोल सकते हो, आर्य भाषा बोल सकते हो। ठीक है, तो मातृभाषा बोल सकते हो। हिंदी की मातृभाषा क्या है? संस्कृत। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान गए कि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास। और देवनागरी लिपि क्या है? सामान्य हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऐसे ही जो इंग्लिश होता है उसमें देखिए जो ये ए बी बी, ये जो क्या है, ये क्या है? ये रोमन लिपि होती है। ये क्या है? ये रोमन लिपि है। इसी तरह से जो हमारी पंजाबी भाषा होती है, पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है अगर पूछ लिया जाए तो अक्सर ये लिटरेचर वाले जो स्टूडेंट होंगे, हिंदी लिटरेचर की जो प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की या एकेडमी की, उन्हें पता होगा। या नहीं पता तो आज से जान लीजिए कि पंजाबी जो भाषा है हमारी, उसकी लिपि कौन सी है? वो है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, इस तरह से अब आगे देखते हैं जो हमारी नेपाली भाषा, जो नेपाल में जो बोली जाती है, वहां पे जो नेपाली है उसकी भी क्या है? नेपाली भाषा जो है उसकी भी लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि सब भाषा की लिपियां होती हैं। किसी की रोमन लिपि है, किसी की देवनागरी, किसी की गुरुमुखी है, किसी की कुछ है, मतलब बहुत सारी लिपियां हैं जो अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती हैं। तो इस तरह से आप आगे देखेंगे, जैसे अब ए बी सी डी जो लिखने के हम लिखते हैं, इंग्लिश में यूज करते हैं, उसकी लिपि पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? रोमन लिपि है। ठीक है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है हमारी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। और पंजाबी जो भाषा है, जो पंजाबी के वर्ण होते हैं, वो मुझे तो नहीं लिखने आते, बट ये है कि जो पंजाबी भाषा में जो भाषा लिखी जाती है वो क्या है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इस तरह से जो नेपाली है वो भी देवनागरी लिपि में, संस्कृत है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, वो भी क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस तरह से हम आगे देखते हैं जो हमारा वर्ण होता है वो एक, अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारा विकास हो गया, किस तरह से कि हमारा लिपि कहाँ से आई, लिपि चिन्ह कहाँ से आए, वर्ण क्या होते हैं, ध्वनियां क्या होती हैं। ठीक है, ये आपको मतलब मैं काफी ये स्टार्टिंग का बता रही हूँ, क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन आता है ना कि फिर लिपि किसको कहते हैं, लिपि चिन्ह किसको कहते हैं। अब लिपि चिन्ह आ गया तो लिखने का शैली किसको कहते हैं, लिखने का ढंग क्या होता है, तो ये सारी चीजों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। फिर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ध्वनि का लिखित रूप क्या है, ध्वनि का मौखिक रूप क्या है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से इसमें पता चल गया होगा। इस तरह से आगे हम देखते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि वर्ण स्वतंत्र होते हैं या परतंत्र होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? ये स्वतंत्र इकाई होती है। वर्ण जो है हमारे, ये स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, ये क्या है? स्वतंत्र इकाई होती है और इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ये, अब इसको आप कितने भाग में तोड़ सकते हो बता दो आप? नहीं कर सकते ना। अच्छा, और देखते हैं, ये हो गई, तोड़ सकते हो आप? नहीं तोड़ सकते। तो इन्हें, ये क्या होते हैं? ये हमारे वर्ण हैं, इनकी स्वतंत्र इकाई होती है। ये जो है इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि वर्ण एक स्वतंत्र इकाई होते हैं और इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण एक स्वतंत्र इकाई होते हैं और इनके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये लाइन आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब एक लाइन और आप देख लीजिए, क्या है? वर्ण जो होते हैं वो ध्वनि का लिखित रूप होते हैं। वर्ण जो होते हैं वो ध्वनि का लिखित रूप होते हैं। और ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है वो वर्ण की मौखिक रूप है। ध्वनि क्या है? वर्ण का मौखिक रूप है। ठीक है, वर्ण क्या है? अगर आपको पीछे जो भी मैंने बताया थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो तो इसके लिए क्लियर कर लीजिए।
क्या है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि क्या है, वो वर्ण का मौखिक रूप। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि वर्ण क्या है। ठीक है, वर्ण की परिभाषा मैंने आपको बता दी और वर्ण का लिखित और मौखिक रूप बता दिया। अब हम चलते हैं कि वर्णमाला का विकास कैसे। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज हैं और हमारे जो गुरु जी महाराज वगैरह हैं, जो जैसे आचार्य पंडित कामता प्रसाद जी, हरदेव महाराज जी वगैरह, इन्होंने जो अपनी जानकारी दी है हमें, तो उसमें इन्होंने बताया है कि वर्णों को अच्छे से लिखने के लिए एक क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए, देखिए, अब किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका एक रूप तो होना चाहिए, तभी तो हम उस भाषा को समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, किसी भाषा के वर्णों, ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही क्या है, वर्णमाला। ठीक है, इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वर्णमाला की परिभाषा क्या लिखेंगे आप, देखिए, किसी भी भाषा के, आशा करती हूँ आप बोर नहीं हो रहे होंगे, अगर हो रहे हैं तो प्लीज एक बार मन लगा के देख लीजिए, इससे आपको आगे बहुत आसानी होगी, पूरे जीवन भर आपको वर्णमाला से संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास करिए। अभी आपको बहुत टाइम टेकिंग लग रहा होगा, बट काफी अच्छा हो जाएगा आपकी नॉलेज। देखिए, किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, अब ये भी आप कह सकते हैं कि वर्णों के जो एक साथ उनको लगा दो तो उसे भी तो वर्णमाला कहते हैं। नहीं, ये वर्ण, ये शब्द आना बहुत जरूरी है आपकी परिभाषा में। अगर ये शब्द आते हैं तो इसका मतलब आपको वर्णमाला के लिए काफी जानकारी मिली हुई है। तो देखिए क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध, एक क्रम दिया हुआ है वर्णों, उसको व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित करना ही क्या होता है, हमारा वर्णमाला होता है। यानी कि अगर हम वर्णमाला को लिखेंगे तो आ से या तक लिखेंगे और उसका एक क्रम है, ये नहीं कि आ के बाद आप ही लिख दोगे, नहीं। अगर आपको वर्णमाला का क्रम चाहिए, आशा करती हूँ आपको सबको पता ही होगा, तो पहले मैं इन्हें लिख देती हूँ, कुछ वर्णों को लिख देती हूँ जिससे आपको, मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि उन्हें उच्चारण करना नहीं आता, लोगों को हिंदी के वर्णों को उच्चारित करना नहीं आता अच्छे से। ठीक है, तो मैं भी आपको इसको बोलकर भी बताऊंगी कि कैसे बोला जाता है। ठीक है, देखिए, आपको ये पूरा मैं लिखकर बताती हूँ। वैसे तो 13 होते हैं, ये आ से अह तक कितने होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, देखिए, इसे उच्चारित करना भी मैं आपको सिखाती हूँ कि सही इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सही उच्चारण कैसे करती हूँ। देखिए, आ से स्टार्ट करते हैं, हरस्व आ से। देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं उच्चारण से पहले, इसे बोलते हैं हरस्व आ, इसे बोलते हैं दीर्घ आ। लेकिन क्या है कि आज काफी मैंने टीचरों को भी देखा, टीचर्स भी यही पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी यही पढ़े जा रहे हैं, क्या, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो ये क्या है, ये हमारी मानक भाषा नहीं है जो आप बच्चों को सिखा रहे हो, या आप खुद भी जो गलत सीख के आए हो वही आगे जानकारी आप प्रदान किए जा रहे हो बच्चों। आप खुद भी तो अच्छा सीखो, मानक भाषा क्या है हमारी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हरस्व आ, इसे बोलेंगे दीर्घ आ।
ठीक है, ये ह्रस्व आ हो गया हमारा, ये दीर्घ आ हो गया, ये ह्रस्व ई, ये दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, और ये क्या है, री है। उसके बाद ये क्या है, ए है, ए, ओ, औ, अंग, आह। अंग आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। देखिए अब मैं इसको उच्चारण भी करके बताती हूँ, जैसे मैं करूं वैसे। इसमें थोड़ा सा जल्दी बोलते हैं, जल्दी से इसको उच्चारित करते हैं। अ, आ, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री। री कैसे बोलेंगे, री जैसे आप टा बोलते हो ना, टा, टा बोलने का प्रयास कीजिए, मेरे साथ आप भी प्रयास कीजिए। टा, तो आपकी जो ये जीभ है जहां पर टच कर रही है, ऊपर जीभ जो जहां टच करती है टा बोलने में, उसे बोलते हैं मूर्धा। यानी कि वो स्थान क्या है, मूर्धन्य स्थान है। वो मूर्धा कहाँ टच कर रही है, तालव्य को टच कर रही है। तो इस तरह को हम जहाँ टा टच कर रही, जीभ का जो अगला भाग है हमारा जहाँ टच कर रहा है, उसी जगह पर अपनी जीभ को रख के री को बोलने का प्रयास करें, क्योंकि री का उच्चारण बहुत गलत करते हैं लोग। तो कैसे बोलेंगे, री, टा, ट, री, री। ठीक है, आप सीख गए होंगे बोलना इस तरह से। फिर ए, ओ, औ, अंग, आह। ठीक है, अब आपको उच्चारण भी आ गया किस तरह से करना है, और इन्हीं को हम स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर किन्हें कहते हैं, देखिए अब आप वर्णमाला सीखते सीखते स्वर भी सीखोगे और व्यंजन भी सीखोगे क्या होता है। ठीक है, तो स्वर क्या है, अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह। ये क्या है, हमारे स्वर है। ये टोटल कितने हैं, 13। अब देखिए, अब इससे भी प्रश्न पूछा जाता है आपको, वर्णमाला के प्रत्येक क्रम में प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, अब वो लेवल डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पूछ लेता है कि हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो देखिए 11, 13, क्या चार ऑप्शन देगा उठा के, चार ऑप्शन दे देते हैं, 11, 13, 10, 9। अब बच्चा कंफ्यूज, 10 और 9 तो तुरंत कट कर देता, हाँ ये तो गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो 13 और 11 में इतना कंफ्यूज होता है, इतना कंफ्यूज होता है कि मत कहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि अब अगर 11, 13 है तो इसमें काफी काफी बच्चे कहते हैं कि 11 होते हैं या 13 होते हैं। तो इसमें देखिए 13 तो जब पूछा जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या, स्वरों की कुल संख्या अगर पूछता है, कुल संख्या पूछेगा तो आप क्या आंसर टिक करोगे, 13। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 13 है। लेकिन अगर पूछता है हिंदी में स्वर कितने, ठीक है, हिंदी में अगर क्वेश्चन पूछता है, अगला क्या पूछता है, जैसे हिंदी में स्वरों की कुल संख्या पूछता है तो आप क्या बताओगे, 13। आज आपका ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिर पूछते हैं कि स्वरों की संख्या, स्वर कितने हैं। ठीक है, स्वर कितने हैं या स्वरों की संख्या बताइए। स्वरों की संख्या बताएं। देखिए अब अगर कुल स्वरों की संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या स्वरों की पूछ रहा है तो कितने हैं, 13 है। लेकिन स्वर कितने हैं और स्वरों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक है, तो आज से आपका ये कंफ्यूजन काफी दूर हो जाएगा। तो हिंदी में स्वरों की जब कुल संख्या पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, 13। और लेकिन अगर स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक है, अब इस तरह से आपने स्वरों के बारे में जान लिया कि स्वर क्या होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन क्या है, व्यंजन क्या होते हैं। अब आ से अंग, आ से आह तक तो हो गया स्वर। अब हम देखते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन जो होते हैं हमारे वो का से लेकर
ज्ञातक जो वर्ण है वो क्या है, हमारे व्यंजन। इस तरह से आप व्यंजनों के बारे में देखिए। अब का से ज्ञातक व्यंजन देखेंगे, उसमें भी एक एक प्रश्न में आपको एक एक उत्तर मिलेंगे, एक एक लाइन में जितने भी व्यंजन है उनके स्थान, उच्चारण स्थान, उनको कहाँ क्या मतलब उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। अब आगे की जानकारी के लिए मैं आपको आगे के अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारी वर्णमाला में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है। ठीक है, व्यंजनों के लिए आप इतना जान लीजिए अभी इसी वीडियो में कि व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 33 होते हैं। और उनका मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी कि वैसे तो मैंने आपको बताया थी कि वर्णमाला में 52 होते हैं, लेकिन 52 कहाँ पर काउंट किए जाते हैं, 11 कहाँ पर काउंट किए जाते हैं, ये सब मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो इस तरह से वर्णमाला के नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे काफी जानकारी मिलेगी और इसके संपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में एग्जाम में, वो आपको सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये सारी जानकारी पसंद आएगी और इसी तरह की विस्तृत रूप से वर्णमाला को समझने के लिए प्लीज मेरे इस चैनल से बने रहिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे, तो इसको आप थोड़ा, अभी आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन ये आपके जीवन भर काम आएगा और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। और इससे आगे की वीडियो को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को मेरी देखिए, जिससे आपको वर्णमाला के आगे के काफी क्वेश्चन समझ में आएंगे। और मिलती हूँ एक नई वीडियो में इसी वर्णमाला के नेक्स्ट सेगमेंट में। और इसी के साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, थैंक यू।